नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। यूक्रेन के एक शहर पर ऐसा हमला हुआ जिसके बाद नाटो और यूक्रेन में गहरी खामोशी छा गई है। हमले की खबर रूस की एक न्यूज एजेंसी ने छापी, जबकि ज़ेलेंस्की ये बात मानने को तैयार नहीं कि उनके देश में नाटो का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मिसाइल अटैक में पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने ऐसी बात कह दी कि अब अमेरिका को भी मुंह छुपाना पड़ सकता है। यूक्रेन के फ्रंट से अब ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो सेना की किसी भी टुकड़े, चाहे वो बटालियन हो या फिर ब्रिगेड, सैनिकों के दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं। ये है रूस की वायुसेना का सुखोई 25, जो बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन पर बमबारी करता है। सुखोई 25, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, ये रूस का बहुत ही खतरनाक बॉम्बर विमान है। ये जमीन से 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार की रेंज से बाहर रहता है। लेकिन ऐसे विमान यूक्रेन के पास भी हैं और अब दोनों तरफ से ऐसे विमानों का इस्तेमाल उन ठिकानों पर किया जा रहा है जहां भी सेना के गोदाम हैं या फिर बड़ी तादाद में सैनिक एक ही जगह पर तैनात हैं। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये दुश्मन के ठिकाने पर बहुत खामोशी से हमला करते हैं ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और वो काउंटर अटैक भी ना कर पाए। लेकिन ऐसे ही एक हमले ने इस वक्त यूक्रेन से लेकर पूरे नाटो की नसों में थिरकन मचा दी है। रूस की एक न्यूज एजेंसी ने धमाकेदार दावा किया है। दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल मिसाइल से अटैक किया है। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जहां नाटो के पूर्व सैनिक और अफसर मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सवाल है कि क्या ऐसा वाकई हुआ है या फिर यह सिर्फ रूस की मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यूरोप की मीडिया में भी यह खबर फैली, लेकिन अब तक ऐसे हमलों को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। यूक्रेन के यावोरिव शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है और यहीं पर यूक्रेन की सेना को नाटो से ट्रेनिंग भी मिलती है। अब यहीं पर अगर पुतिन की किंजल मिसाइल का अटैक हुआ है तो समझ लीजिए कि धमाका भी बहुत बड़ा हुआ है और मरने वालों की तादाद भी इतनी होगी जो पूरे नाटो को डरा सकती है। जिस जगह किंजल मिसाइल से हमला हुआ वो शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जिस जगह किंजल मिसाइल का अटैक हुआ वो जगह नाटो के हथियारों का गोदाम कही जाती है। जिस जगह किंजल मिसाइल गिरी वहां करीब 300 सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। अगर यहां नाटो और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की के साथ पूरा नाटो बहुत ज्यादा दबाव में आ चुका है। Gleichzeitig müssen wir, indem wie wir die Ukraine unterstützen, dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO eskaliert. Und da sage ich ganz klar, das geht nicht ohne Besonnenheit, das geht nicht ohne, dass man jeden einzelnen Schritt sorgfältig überlegt und bedenkt, was das für diese Eskalationsgefahr bedeutet. अगर यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है तो कोई शक नहीं कि तबाही का लेवल बहुत ज्यादा होगा। पुतिन 2018 में किंजल मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने लाए थे और फिर बताया था कि यह एक ऐसी मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से हमला करती है। इसे ट्रैक करना भी आसान नहीं है, मारना तो दूर की बात है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद करीब आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा उड़ता है।
ये MiG-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक तोही विमान था। MiG-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अब ये MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। किंजल जैसे हमलों को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो रूस के अंदर मिलिट्री अड्डों पर हमला करें। Президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. एक तरह से यूक्रेन में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। ये भड़कती हुई आग, ये शोले और इन्हें बुझाने की कोशिश करता है यूक्रेन। रूस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जैसे यूक्रेन की तबाही का नया ऑर्डर जारी किया, ज़ेलेंस्की के शहरों पर कयामत टूट पड़ी। जलती इमारतें और आसमान की तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं। पुतिन की तरफ से मिसाइलों के ऐसे हमले हो रहे हैं कि ओदेसा से लेकर खार्किव सब कुछ जल रहा है। ऐसी एयर स्ट्राइक हो रही है जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो गया है। क्या पुतिन की इस नई सुनामी से ज़ेलेंस्की बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये सुनामी है पुतिन की, ये सुनामी है पुतिन की फौज की। इस सुनामी के आगे सुमे ढह जाएगा, खार्किव खत्म हो जाएगा और कीव को रौंद डालेंगे पुतिन। इस सुनामी के सामने कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का कब्जा होगा, जो पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूक्रेन की राजधानी को निकल जाएगा। अब इस सुनामी को लेकर असली खबर क्या है, इसे गौर से समझिए, क्योंकि पुतिन की फौज को करो या मरो का ऑर्डर दे दिया गया है। खबर यह है कि रूस की सेना खार्किव के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस चुकी है। यह बात खुद ज़ेलेंस्की ने बताई है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि खार्किव को रौंदने के लिए पुतिन के 30,000 सैनिक तैयार हैं। इतने सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने 3 दीवार तैयार की हुई है। 3 दीवार यानी रूस को रोकने के लिए 3 डिफेंस लाइन तैयार हैं। खार्किव में जहां यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है, वहां रूस की फौज पहुंच चुकी है। यानी करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसी रूस की सेना का सामना यूक्रेन की फौज से लगातार हो रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि इसके आगे रूस की रक्षा पंक्ति की दूसरी दीवार भी है और फिर सबसे खतरनाक उसकी फोर्स यानी तीसरी दीवार बनकर भी खड़ी हुई है। Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію, те, як ми наближаємо справедливий мир. रूस का चौतरफा हमला कैसे हो रहा है, उसके लिए ये धमाका देखिए। क्राइमिया के पास समंदर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर इस धमाके को देखिए। धमाके में यूक्रेन की आत्मघाती फास्ट बोट घूम रही है। ये ड्रोन बोट रूस के ठिकानों और उसके वॉरशिप को टारगेट करना चाहती है। अब रूस हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए इन्हें चुन चुन कर मार रहा है। रूस का दावा है कि हाल में उसने यूक्रेन के 100 ड्रोन खत्म किए हैं। ये पूरी मदद नाटो की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन को नाटो से F-16 की सप्लाई ने रूस को थोड़ा बेचैन किया है और ये बात समझते हुए ज़ेलेंस्की ने बड़ी डिमांड रख दी है।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को 120 से 130 F-16 फाइटर जेट की जरूरत है और इससे कम जहाज मिलने पर वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन की सेना कह रही है कि वो सिर्फ 25% हथियार से युद्ध लड़ रही है। यूक्रेन को अमेरिका से मंजूरी मिलने पर हॉलैंड से 24 और डेनमार्क से 19 F-16 मिलने हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने 3 गुना फाइटर जेट की डिमांड सामने रख दी है, यानी पुतिन को रोकने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत की मांग की है। अब क्या ये डिमांड पूरी होगी? हॉलैंड में अभी यूक्रेन के पायलट F-16 पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई पुतिन की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे? अभी कहना बहुत मुश्किल है। Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі переконуємо їх. І ще одне. Ніколи російський терор не буде залишатись безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки і ціну свого. यूक्रेन को एयर डिफेंस चाहिए, फाइटर जेट भी चाहिए, मिसाइल और रॉकेट के साथ तोप के गोले भी चाहिए। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब ऐसे ही और हथियारों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हथियारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका के नए हथियार पैकेज से बड़ी उम्मीद है। जून के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़। इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ में 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे? कब तक नाटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करने का दावा करेगा, जबकि अब तक के युद्ध में वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जून 2024 का महीना यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। सवाल है कि आगे क्या होगा? यूक्रेन को डर है कि जून के महीने में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार अपनी फौज में हौसले का ईंधन भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खार्किव के आसपास उनकी सेना का कमांड स्ट्रक्चर चकनाचूर न हो जाए। रूस का दावा है कि उसने खार्किव के आसपास कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मिशन खार्किव को 1 महीना होने वाला है और अब वो वक्त आ गया है जब पुतिन की तरफ से निर्णायक हमला होने वाला है, जो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। पुतिन की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार खार्किव और चशिव यार इलाके को घेर रही हैं और इनमें से कई को ज़ेलेंस्की ने टारगेट बनाने का दावा भी किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ताजा हमले के दौरान उनकी सेना ने रूस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में चल रहा है और अब तक पुतिन के कब्जे में यूक्रेन की 20% जमीन आ चुकी है।